हाय एवरीवन, मैं हूँ दीपक कुमार चौधरी। इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर पाषाण काल के बारे में वो सब बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, इसके पहले कि हम लोग पाषाण काल के बारे में समझें, यहाँ कुछ पूर्वाग्रह या आप मिथक कह लीजिए, मैं आपसे उनके बारे में बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ढेर सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता भी है तो बस मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन जब प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत के बारे में बात होती है तो इन्हें नींद आने लगती है। मतलब क्या पत्थर, हड्डी, लकड़ी के उपकरण, मृद भांड, मृद मूर्तियाँ, मन के मुहर, क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कितना याद रखना पड़ता है। ऐसा करते हैं, रट ही लेते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप भूलते हैं, क्योंकि आप नहीं समझते हैं कि जो फैक्ट आप रटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको समझे होते हैं तो वो आपको वैसे ही याद हो जाता। तो चलिए ठीक है, हिस्ट्री को नहीं रटेंगे, समझने का ही प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल है कि समझें कैसे। हिस्ट्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है परिवर्तन के ज्ञान को समझना, यानी नॉलेज ऑफ चेंजेस। और मेरे विचार से यह इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका ही नहीं है, एकमात्र तरीका है। फिर से सुनिए, मैं सिर्फ समझने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है? तो आइए उदाहरण से समझते हैं। पाषाण काल मुख्यतः जनजातीय समाज, बैंड सोसाइटी या समतामूलक समाज था। लेकिन ताम्र पाषाण काल तक आते आते यानी कि हड़प्पा सभ्यता विभाजित समाज बन गया। ऐसा क्यों? जी इसलिए क्योंकि जो समतामूलक समाज है वह अधिशेष नहीं देगा। क्योंकि कृषि का जो आरंभ ही अगर हम देखें तो पाषाण काल के उत्तर चरण यानी कि नवपाषाण काल में होता है। तो उस समय खेती सीमित होती थी, यानी अतिरिक्त खाद्यान्न यानी कि जो अधिशेष अतिरिक्त नहीं बचता था। तो समाज में समानता थी, लेकिन तांबे और कांसे के तकनीकी प्रयोग के बाद कृषि बड़े पैमाने पर हुई तो कृषि से अधिशेष आने लगा। क्योंकि पाषाण काल तक जब खेती सीमित मात्रा में होती थी तो आप ये समझ लीजिए कि 100 के 100 लोग खेती करते थे। लेकिन जब कृषि बड़े पैमाने पर होने लगी तो उसमें से आप मान कर चलिए कि 80 लोग खेती करते थे और जो 20 लोग थे वो खुद को शासक घोषित कर दिए और उस अतिरिक्त उत्पादन पर अपना अधिकार जमाने लगे, और यहीं से शासक वर्ग जन्म लेता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन के ज्ञान को कैसे समझना है। इसके 4 पिलर होते हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक और चौथा सांस्कृतिक। अब हम अगर राजनीतिक परिवर्तन की बात करें तो हमें 2 चीज़ें देखना है। पहला कि राजनीतिक विस्तार कहाँ से कहाँ था, दूसरा प्रशासन कैसा था। फिर अगर हम आर्थिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि कृषि कैसी थी, शिल्प और वाणिज्य व्यापार कैसा था, मुद्रा अर्थव्यवस्था थी या नहीं थी, और नगरीकरण का क्या स्वरूप था। इसके अलावा अगर हम सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं तो हम समझेंगे कि वर्ण एवं जाति किस आधार पर विभाजित हैं, उसका स्वरूप क्या है, समाज में महिलाओं, शूद्रों एवं अछूतों की क्या स्थिति है। और फिर जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन में देख रहे होंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि धर्म एवं दर्शन का क्या स्वरूप था, भाषा एवं साहित्य कैसा था, और कला की शैली कैसी थी। तो आइए हम आज के टॉपिक पाषाण काल को इसी परिवर्तन के ज्ञान और मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत का अध्ययन करने के लिए हम मानव संस्कृति के विकास के आधार पर काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया हमारा पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल और तीसरा लौह युग। और इस वीडियो में हम पहले यानी कि पाषाण युग के बारे में पढ़ रहे हैं।
अब देखिए, इतिहास के अध्ययन करने के लिए जो हमारे पास स्रोत हैं, उसके आधार पर भी हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल एज, यानी इस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध हैं, साहित्यिक सामग्रियां उपलब्ध नहीं है। इसके बाद दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज। इस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास पुरातात्विक सामग्रियों के साथ साथ साहित्यिक सामग्रियां उपलब्ध तो हैं, लेकिन साहित्यिक सामग्रियों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यानी हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो थी, लेकिन उसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। और फिर तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास पुरातात्विक सामग्रियां भी हैं, साहित्यिक सामग्रियां भी हैं और विदेशी विवरण भी हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पाषाण काल। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का जो रिसर्च है, ये सबसे पहले 1863 ईस्वी में शुरू हुआ, जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर एक प्रशस्तर का हस्त कुठार खोजा। पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब देखिए, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी तो आपने परिवर्तन के ज्ञान में मात्र 4 चीजें बताई थी, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही दिख रहा है। अब देखिए, चूंकि ये आदिकाल है, इसीलिए हमें इनके बारे में सिर्फ पुरातात्विक सामग्रियाँ ही उपलब्ध हैं और पुरातात्विक सामग्रियों से हमें राजनीति के बारे में कुछ खास मालूम नहीं चलता। आर्थिक परिवर्तन को हम लोग जीविकोपार्जन के माध्यम से देखेंगे, सामाजिक संगठन कुछ इस तरह का है नहीं, और सांस्कृतिक में अभी सिर्फ जो चीज़ें हैं धर्म और कला वो विकासशील अवस्था में है। अब देखिए, पुरापाषाण काल को भी हमने सिर्फ उपकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा हुआ है, यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अगर हम निम्न पुरापाषाण काल में जलवायु की बात करें तो चूंकि यह युग जो है पुरापाषाण काल का, यह प्लीस्टोसीन युग से संबंधित था, यानी जलवायु अधिक ठंड थी। परंतु निम्न पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल तक बढ़ते हुए जलवायु शुष्क एवं गर्म होने लगता है और इसी कारण आगे बदलाव को प्रोत्साहन मिलता है। फिर अगर हम तकनीकी परिवर्तन को देखते हैं तो निम्न पुरापाषाण काल में बड़े बड़े क्रोड़ उपकरण बनते थे पत्थर के, जैसे कि खंडक यानी कि चॉपर, हस्तकुठार यानी कि हैंड एक्स, विदारिणी यानी कि क्लेवरर। और फिर जब हम निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं तो इन करोड़ उपकरणों का प्रयोग तो बना रहता है, लेकिन इसके साथ ही साथ शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ जाती है। और फिर इसी तरह जब हम मध्य पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल में आते हैं तो शल्क उपकरणों की प्रयोग तो बनी रहती है, लेकिन साथ ही साथ वेदनी और खुरचनी की प्रधानता बढ़ने लगती है। और इसी काल में प्रस्तर के उपकरणों के साथ साथ हड्डी एवं लकड़ी के उपकरण भी बनने लगते हैं। तो ये रहे पुरापाषाण काल के तकनीकी परिवर्तन यानी कि उपकरणों का प्रयोग। अब हम देखते हैं जीविकोपार्जन। तो पुरापाषाण काल में जो लोग थे वह मुख्यतः शिकारी यानी कि आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। भोजन के लिए लोग मिलजुल कर बड़े बड़े पशुओं का शिकार करते थे तथा जंगली उत्पादों का संग्रहण करते थे। इसके बाद पुरापाषाण काल में अगर हम सामाजिक संगठन पर नज़र डालते हैं तो यह मुख्यतः बाइंड सोसाइटी का उदाहरण है, यानी कि समता मूलक समाज। और जहाँ तक महिलाओं की स्थिति का सवाल है तो पुरापाषाण काल में अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि उस समय शिकार की तुलना में खाद्य संग्रहण अधिक महत्वपूर्ण था
और महिलाएं खाद्य संग्रहण से जुड़ी हुई थी, इसीलिए महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होंगी। इसके बाद अगर हम पूरा पाषाण काल में संस्कृति को देखें तो धर्म के क्षेत्र में लोगों ने प्रकृति के साथ धीरे धीरे संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में बेलन घाटी में लोहन दानाला नामक जगह से एक स्त्री की मूर्ति भी मिली है जिसकी पहचान देवी से की जा रही है। और फिर अगर हम संस्कृति में कला वाले क्षेत्र को देखें तो यह भी अपने विकासशील अवस्था में है। इसमें पहला प्रमाण है राजस्थान के चंद्रावती से चर्ट पत्थर पर एक चित्र मिला है। दूसरा महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे पर एक रेखीय चित्र मिला है। और तीसरा प्रमाण है मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में आरंभिक शैल चित्र का। अब देखिए, पूरा पाषाण काल के मानचित्र को अच्छे से समझने के लिए पहले आप भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र को देखिए। इसको देखने के बाद आपको पूरा पाषाण कालीन स्थल मानचित्र को समझने में आसानी होगी। तो ये रहे कुछ प्रमुख पूरा पाषाण कालीन स्थल। आप जगह को लोकेट करने के लिए नदियों का सहारा लीजिए। इसके अलावा अगर हम एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक स्थान के आसपास नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर स्थित हथनौरा नामक गांव से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के विद्वान अरुण सोनाखिया को कुछ होमिनिड अवशेषों की प्राप्ति हुई है। आइए अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इस काल के शुरुआती चरण में ही प्लीस्टोसीन युग समाप्त हो चुका था और होलोसीन युग आरंभ हो चुका था, जिस कारण जलवायु और भी परिवर्तित हुआ, जिससे तकनीकी परिवर्तन और जीविकोपार्जन की गतिविधियों को और भी बल मिला। अगर हम तकनीकी परिवर्तन की बात करें तो अब उपकरणों का आकार छोटा होने लगा और इस छोटे छोटे पाषाण उपकरण को हम माइक्रोलिथ कहते हैं। हालांकि प्रारंभिक चरण में उपकरण ज्यामितीय प्रकार के नहीं बनते थे, लेकिन बाद के चरणों में ये उपकरण ज्यामितीय प्रकार के बनने लगे। और इतना ही नहीं, इसी काल में पाषाण उपकरणों को लकड़ी अथवा हड्डी के उपकरणों से जोड़कर और भी बेहतर उपकरण बनाया गया। इसके अलावा जहाँ तक जीविकोपार्जन का सवाल है तो मध्य पाषाण काल में भी लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक बने रहे, लेकिन अब शिकार एवं खाद्य संग्रह की तकनीकी पहले से बेहतर हो गई। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का आरंभ हुआ। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमें आरंभिक पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण को फिर से सुन लीजिएगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल का सामाजिक संगठन। हालांकि मध्य पाषाण काल का समाज भी बाइंड सोसाइटी का ही उदाहरण है, लेकिन अब इसका आकार पहले की तुलना में बड़ा हो गया। मध्य पाषाण काल में ही पहली बार परिवार की अवधारणा विकसित हुई। अब तक जो लोग घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे उनका प्रयास अब अस्थायी निवास की तरफ दिखता है। इस दिशा में हमें प्रतापगढ़ के पास सराय नाहर राय और महादहा से उखड़े हुए खंभे के निशान मिलते हैं जो निवास स्थल बनाने की ओर संकेत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि हमने यहाँ संकेत बोला है, साक्ष्य नहीं। यानी हमें जो एविडेंसेस मिले हैं हम सिर्फ उसके बेस पर ये अनुमान लगा रहे हैं, तो वह संकेत। लेकिन जब एविडेंस अपने आप में परिपूर्ण हो तब हम उसको बोलते हैं साक्ष्य। चलिए अगले पॉइंट से इसको और क्लियर करते हैं। सराय नाहर राय से गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं, यानी जमीन के नीचे जो चूल्हे बनते हैं उसको बोलते हैं गर्त चूल्हे। अब ये चीज़ 100% है कि ये चूल्हे ही हैं, तब हम इसको साक्ष्य बोल रहे हैं। लेकिन अब इतिहासकार, पुरातत्वविद और मानव शास्त्री मिलकर यह अनुमान लगाते हैं कि यह भोजन पकाने का संकेत है। यानी हम भोजन पकाने के बारे में 100% श्योर नहीं हैं।
इसके अलावा मध्य पाषाण काल में ही बेलन घाटी के आसपास चौपानी मांडों से मृत भांडों के प्रयोग का आरंभिक साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही समाधान पद्धति का विकास हुआ, यानी अब मृतकों को दफनाया जाने लगा और मृतकों के साथ ही कुछ आवश्यक वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। फिर जहाँ तक महिलाओं की स्थिति का सवाल है तो मध्य पाषाण काल में भी अच्छी ही रही होगी। और अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में सांस्कृतिक परिवर्तन। धर्म के क्षेत्र में देखें तो राजस्थान के बागौर से स्त्री की मूर्ति मिली है जो किसी देवी की ओर संकेत करती है। इसके अलावा अब मृतकों के साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं भी दफनाई जा रही है जो मृत्यु के पश्चात जीवन की ओर संकेत करती है। मध्य पाषाण काल की एक और विशेष उपलब्धि के तौर पर हम आभूषणों के आरंभिक प्रयोग को देख सकते हैं। महादाह नामक स्थान से 12 सींगे के सिंह से निर्मित कंठाहार मिला है। इसके अलावा अगर हम कला पर नजर डालें तो मध्य पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक चित्रकला में लोगों की अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा, मिर्जापुर के पास सुहागी घाट, उड़ीसा में संबलपुर और सुंदरगढ़ और केरल की चित्रकला। ये चित्र गुफा के अंदर एवं बाहर दोनों जगह मिले हैं जिसमें लाल, पीले एवं हरे रंगों का प्रयोग हुआ है और इन चित्रों में पशु एवं मानव दोनों को प्रतिनिधित्व मिला है। और ये रहे प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल। आइए अब देखते हैं नव पाषाण काल। जलवायु परिवर्तन की तरफ देखें तो नव पाषाण काल भी होलोसीन युग से ही जुड़ा रहा और जलवायु परिवर्तन ने तकनीकी विकास एवं कृषि के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके अलावा अगर तकनीकी परिवर्तन को देखें तो अब पत्थर से पत्थर को तोड़कर उपकरण बनाने की जगह पत्थर से पत्थर को घिसकर उपकरण बनाए जाने लगे, जिस कारण नवपाषाण कालीन उपकरण चिकने और खेती के लिए अधिक उपयुक्त साबित हुए। इसके अलावा अगर हम जीविकोपार्जन पर नजर डालें तो नवपाषाण काल शिकारी और खाद्य संग्राहक से अब खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच चुका था, यानी नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ। ये चीज़ भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। और नवपाषाण काल में कृषि के आरंभ के कारण ही गॉर्डन चाइल्ड नामक विद्वान इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा देते हैं। कृषि का आरंभिक साक्ष्य में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से और बेलन घाटी में कोल्डीवा से मिलता है, लेकिन नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से मिलता है। जैसे देखिए 2004 में यूपी लॉ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और विकल्प में कोल्डीवा, लहुरा देव, मेहरगढ़ और टोकवा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहुरा देव, क्योंकि यहाँ से चावल के साक्ष्य लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच पाए गए हैं। इसके बाद होगा मेहरगढ़, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं लगभग 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। और फिर तीसरे नंबर पर होगा बेलन घाटी का कोल्डीवा, जहाँ से चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है लगभग 6500 ईस्वी पूर्व के आसपास। लगे हाथ दूसरा प्रश्न भी देख ही लीजिए, ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ विकल्प है ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डीवा से या मेहरगढ़ से। तो चूंकि यहाँ पर विकल्प में लहुरा देव नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। देखिए कुछ ही चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि रटना चाहिए। उनमें से
ये दोनों पॉइंट भी हैं। इसके अलावा कृषि के आरंभ के साथ पशुपालन और भी बेहतर हुआ। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ से पशुपालन के बहुतायत साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा नवपाषाण काल में मृत भांडों का नियमित प्रयोग आरंभ हो गया, क्योंकि अब आग के नियमित प्रयोग के कारण खाना पकाने के साथ साथ अनाजों को रखने के लिए भी मृत भांडों की जरूरत होती थी। अब देखिए, आग के आविष्कार के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी तक जो विद्वानों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकारा गया है वो ये है कि आग का जो प्रयोग है वह हमें मध्यपाषाण काल में ही गर्त चूल्हों के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक आग के नियमित प्रयोग की बात है तो ये नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ। हमें मेहरगढ़ से धान्य कोठार का साक्ष्य मिला है, यानी उत्पादन के साथ साथ बचत की प्रवृत्ति भी लोगों में विकसित हो गई थी। अब आइए, जो नवपाषाण कालीन स्थल जिनका जीविकोपार्जन में विशेष उपलब्धि है उसको एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेहरगढ़। पहली चीज, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ का साक्ष्य यहीं से मिलता है, यानी कृषि का आरंभ। दूसरा पॉइंट है, यहाँ से नियमित पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है, यहाँ से धान्य कोठार का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा लहुड़ा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा कुलडीवा में भी चावल का साक्ष्य मिला है। फिर इसके अलावा अगर हम मध्य गंगा यमुना दोआब में देखें, यानी पटना के आसपास, तो चिरांद, सेनुवार, ताराडीह, चेचर, मनेर से भी हमें चावल का साक्ष्य मिला है। अब देखिए, 66वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, यहाँ से एक क्वेश्चन था कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, और विकल्प में दिए हुए हैं पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर होगा नवपाषाणिक संस्कृति। आइए अब देखते हैं नवपाषाण काल की सामाजिक स्थिति। तो नवपाषाण काल में लोगों में सामुदायिक भावना का विकास हो चुका था, क्योंकि हमें कर्नाटक में बुधियाल नामक स्थान से सार्वजनिक भोज का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा नवपाषाण काल में ही सामाजिक विभाजन को बल मिला होगा, क्योंकि मुखिया तंत्र की उपस्थिति और धनी वर्ग के उपस्थिति का भी संकेत मिलता है। हमें सामाजिक स्थिति की महत्वपूर्ण उपलब्धि बुर्ज होम से मिलता है, जो कश्मीर में है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगला दोनों का दोनों पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है। पहली चीज कि बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरी चीज बुर्ज होम से ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा जहाँ तक महिलाओं की स्थिति का सवाल है तो इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिर अगर हम सांस्कृतिक परिवर्तन पर नज़र डालें तो धर्म वाले क्षेत्र में पहली चीज़ मृत्यु के पश्चात जीवन की परिकल्पना विकसित हो गई है। दूसरी चीज़ बंधुता के लगाव भी विकसित हुए हैं। तीसरी चीज़ बचत की प्रवृत्ति भी देखने को मिल रही है। चौथी चीज़ उत्पादन का अब महत्व बढ़ गया है। और पांचवी चीज़ मृतक अनुष्ठान के साक्ष्य दिख रहे हैं, यानी कि मृतक को लाल या गैरिक मृत भांड से ढका जा रहा है। इसके अलावा जहाँ तक कला की बात है तो यह मध्य पाषाण काल की तुलना में और भी बेहतर हुई। तो इस तरह प्राचीन भारत के इतिहास का पहला अध्याय पाषाण काल समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि परिवर्तन के ज्ञान और मानचित्रों के प्रयोग की मदद से आपको ये अध्याय समझ में आया होगा और आप इसे काफ़ी लंबे समय तक आसानी से याद रख पाएंगे। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आपके पास विकल्प हैं
गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, तापी घाटी या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिरी चीज़, जल्द ही पाषाण काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।